हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर आज डीसी जनरेटर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा और यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह TG2 के लिए हो, चाहे जेई के लिए हो, चाहे टेक्निकल की दृष्टि से कोई अदर एग्जाम हो। तो यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप भी ट्राई करिए, साथ में देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लस इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पे देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। पहला आपका है क्वेश्चन, लैप बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग किस प्रकार के जनरेटर के लिए प्रयोग की जाती है? जैसे आपके आर्मेचर में दो बाइंडिंग होती है। आर्मेचर में आपके दो बाइंडिंग होती है, एक होती है लैप बाइंडिंग और एक होती है बे बाइंडिंग। एक आपकी लैप बाइंडिंग, एक आपकी बे बाइंडिंग। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया कि लैप बाइंडिंग किस प्रकार के जनरेटर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जिस जनरेटर से हमें, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। क्यों बी सही होगा? इसका कारण है कि जिस जनरेटर से हमें उच्च करंट, हाई करंट और लो वोल्टेज, अर्थात उच्च करंट और कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, उस प्रकार के जनरेटर में हम यूज करते हैं लैप बाइंडिंग, जिसका ऑप्शन बी सही है। अब यही हम थोड़ा सा बे बाइंडिंग की चर्चा कर देते हैं। देखिए बे बाइंडिंग, जो हमारी बे बाइंडिंग है, इसका प्रयोग हम हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए प्रयोग करते हैं। जो हमारा बे बाइंडिंग है, यह हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब कि जिस जनरेटर से हमें हाई वोल्टेज और लो करंट प्राप्त करना होगा, उस जनरेटर में हम करते हैं कौन सी बाइंडिंग? बे बाइंडिंग। और लैप बाइंडिंग किस लिए? लैप बाइंडिंग का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां हमें उच्च करंट और निम्न मान का वोल्टेज प्राप्त करना हो। यहाँ से थोड़ा सा हम और इस पे डिस्कशन कर देते हैं। देखिए अगर आर्मेचर में आपकी लैप बाइंडिंग होगी, तो आर्मेचर में जब लैप बाइंडिंग होती है तो इसके अगर सिंगल लैप आपकी है, ए बराबर पी होता है। ए बराबर पी का मतलब समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होता है। यह तो होता है अगर सिंगल लेयर की बाइंडिंग है तब। अगर सिंगल लेयर की बाइंडिंग है और वह बाइंडिंग लैप बाइंडिंग है, आर्मेचर में की गई है, तो हमेशा समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होगी। और अगर बे बाइंडिंग, आर्मेचर में बे बाइंडिंग की गई है, तो वहां पे आपके जो समांतर पथों की संख्या होती है, ए बराबर हमेशा 2 होती है। समांतर पथों की संख्या ए बराबर हमेशा 2 होगी। और यह कंडीशन किसके लिए है? सिंगल लेयर बाइंडिंग के लिए। अगर यही डबल लेयर का हो जाएगा, ट्रिपल लेयर का, तो इसकी कंडीशन बदल जाएगी। अगर डबल लेयर का होगा तो ए इंटू फिर 2 करना पड़ेगा, फिर ट्रिपल लेयर का होगा तो 3 का गुणा, 4 लेयर का होगा तो 4 का गुणा, और इसमें अगर डबल लेयर का होगा तो 2p करना पड़ेगा, ट्रिपल लेयर होगा तो 3p, और 4 लेयर होगा तो 4p हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए इसके बाद जो हमारी शॉर्ट शंट जनरेटर का सीरीज फील्ड बाइंडिंग किस धारा से उत्तेजित होता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शॉर्ट शंट जनरेटर का जो सीरीज फील्ड बाइंडिंग है, वो किस धारा से उत्तेजित होता है? तो पहले तो आपको भी पता होना चाहिए कि शॉर्ट शंट जनरेटर का जो हमारा डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है। देखिए शॉर्ट शंट जनरेटर का जो डायग्राम होता है, ये आपका हो गया, ये आपका आर्मेचर, और यह सीरीज फील्ड बाइंडिंग थोड़ा सा राइटिंग देखिए अभी कम बैठ रही, प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी थोड़ा से, तो इसको आप क्लियर मत करिएगा, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। देखिए यह आपकी है सीरीज फील्ड बाइंडिंग। सीरीज फील्ड बाइंडिंग यही इसी बाइंडिंग की बात कर रहा है कि यह बाइंडिंग किससे उत्तेजित होती है?
तो यहाँ पे आपको पता है ना, आर्मेचर से निकलती है जो धारा वह निकलती है आईए निकलती है, और इधर जो जाती है वो आपकी जाती है आईएसएच। यहाँ पे जो धारा आईएससी, और इसमें ये आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का डायग्राम है। ये यहाँ पे आपके लोड कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आईएससी सीरीज फील्ड वाइंडिंग की धारा इधर जाएगी, तो और आईएससी बराबर आईएल अर्थात जो आपकी लोड की धारा है वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग की धारा के बराबर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या दिया, शंट धारा से हमारी फील्ड वाइंडिंग उत्तेजित होती नहीं है, आर्मेचर करंट से भी नहीं उत्तेजित होती है, क्योंकि आर्मेचर करंट तो यहाँ से निकल रही है, लेकिन यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। इसके बाद तीसरा हमारा है लोड करंट। जो हम लोड करंट है आईएल या आप इसको एक्सटर्नल करंट भी कह सकते हैं, बाह्य धारा। तो हमारा जो इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा, एक्सटर्नल करंट और लोड करंट दोनों से आपके सीरीज फील्ड वाइंडिंग एक्सटर्नल करंट और लोड करंट दोनों से एक्साइट होती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्रिटिकल रेजिस्टेंस किस डीसी जनरेटर के किस प्रतिरोध को कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस हम डीसी जनरेटर के किस प्रतिरोध को कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आर्मेचर रेजिस्टेंस, फील्ड रेजिस्टेंस या फील्ड प्रतिरोध, लोड रेजिस्टेंस या लोड प्रतिरोध, और इसके बाद आपका है ब्रश प्रतिरोध। इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस डीसी जनरेटर के लिए किस प्रतिरोध को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन आपका सही है बी, फील्ड प्रतिरोध। फील्ड प्रतिरोध को ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस कहा जाता है। डीसी जनरेटर में फील्ड प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल रेजिस्टेंस। क्रिटिकल रेजिस्टेंस पे आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। क्रिटिकल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है या क्रिटिकल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस से कम होता है। और क्रिटिकल जो रेजिस्टेंस है यह कंडीशन आपके सीरीज जनरेटर में अलग मिलेगी, शंट जनरेटर में आपको अलग प्रकार से मिलेगी। तो लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस डीसी जनरेटर के किस प्रतिरोध को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है बी, फील्ड प्रतिरोध। इसके बाद चौथा नंबर आपका है डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन किसके कारण होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, पहला फील्ड करंट या फील्ड धारा, दूसरा है आर्मेचर कंडक्टर। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, क्योंकि आर्मेचर कंडक्टर की वजह से थोड़ी होता है आर्मेचर रिएक्शन। तीसरा फील्ड पोल बाइंडिंग की वजह से भी आपका आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता है। आर्मेचर रिएक्शन आपका होता है आर्मेचर धारा के कारण। अभी हम इसके पिछले लेक्चर में आपको आर्मेचर रिएक्शन विस्तार से पढ़ाए हैं, तो आप उसमें से जाके देख सकते हैं। देखिए डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन किसके कारण होता है, तो आपके आर्मेचर धारा के कारण आपका आर्मेचर रिएक्शन होता है। अगर यही आर्मेचर धारा आपका 0 हो जाए तो आपके जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आर्मेचर धारा आएगी तो आर्मेचर का फ्लक्स फाइए आएगा, और यही आर्मेचर का फ्लक्स फाइए जब आपके मेन फ्लक्स पर प्रभाव डालता है तो यही आपका आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। ठीक, इसको आपको विस्तार से पढ़ाए भी हैं, इसमें प्लेलिस्ट पे जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, उसमें से जाके आप देख सकते हैं। आर्मेचर रिएक्शन की पूरी जानकारी इसमें दी गई है। तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन किस कारण से होता है, तो आपके आर्मेचर करंट की वजह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है डीसी जनरेटर क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, तो बताइए कि ब्रश किस दिशा में शिफ्ट होगा। और यह कंडीशन हम लोड की बात कर रहे हैं कि जनरेटर आपका लोड पे होगा, डीसी जनरेटर क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, तो बताइए कि ब्रश किस दिशा में शिफ्ट होगा। तो पहला ऑप्शन है क्लॉकवाइज, दूसरा ऑप्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा ऑप्शन है ए और बी
दोनों, और चौथा आपका है डी, या तो ए या तो बी। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। चलिए हम आपको बताते हैं, इसमें से आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। ए वाला ऑप्शन सही होगा। डीसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर अगर क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के सुइयों की दिशा में, तो घड़ी के सुइयों की दिशा में अगर वह डीसी जनरेटर का आर्मेचर मूव कर रहा है, तो जो ब्रश की शिफ्टिंग होगी, जो ब्रश आपका शिफ्ट होगा, वह भी आपके क्लॉकवाइज होता है। यहाँ पे एक चीज और आपको बता दे रहे हैं, देखिए यही एम एन ए का नाम आप सुने होंगे, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस आर्मेचर रिएक्शन में इसको बताया गया। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो आपका एम होता है वह हमेशा ब्रश पर होता है। एम मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस वह हमेशा ब्रश पर होता है। और एक होता है जीएनए। जीएनए जो होता है वह ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस को बोलते हैं। यह हमेशा फिक्स होता है, जीएनए अपने स्थान से चेंज नहीं होता है। लेकिन जो आपका एमएनए है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, यह आपके लोड के साथ चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डीसी जनरेटर क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, तो बताइए कि ब्रश किस दिशा में शिफ्ट हो रहा है। ऑन लोड, यहाँ पे इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिए, ऑन लोड की बात किया जा रहा है, मतलब लोड की कंडीशन में। तो यहाँ पे होता क्या है, जब आपका लोड होगा तो ब्रश शिफ्ट होता है, और ब्रश के साथ ही एमएनए शिफ्ट होता है। तो ब्रश जिस डायरेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रश क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, तो इसी के साथ आपका एमएनए भी किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो एमएनए भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं समकारी बाइंडिंग किस प्रकार के आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करता है। समकारी बाइंडिंग का मैंने एक फुल लेक्चर आपको प्ले लिस्ट में दिया है, और इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। समकारी कुंडलन के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी हमने दिया है। तो यहाँ पे देखिए, समकारी बाइंडिंग किस प्रकार के आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करता है। अगर आपने समकारी बाइंडिंग का लेक्चर देखा है तो इसको आप आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है क्रॉस मैग्नेटाइज। क्रॉस मैग्नेटाइज को हम क्या कहते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइज इस, और दूसरा आपका है बी डीमैग्नेटाइज, और तीसरा आपका ए और बी दोनों। इसमें से बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें आपका होता है कि आर्मेचर रिएक्शन, सॉरी समकारी कुंडलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपनसेटिंग बाइंडिंग। कंपनसेटिंग बाइंडिंग। देखिए यहां से हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं जो कभी आप भूलेंगे नहीं। कंपनसेटिंग बाइंडिंग, ठीक। तो समकारी कुंडल आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइज को कम करता है। किसको कम करता है, क्रॉस मैग्नेटाइज को। जो हमारी समकारी बाइंडिंग है, समकारी कुंडलन आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइज के इफेक्ट को कम करता है। देखिए कंपनसेटिंग बाइंडिंग, सी से कंपन और सी से क्रॉस, यही आप समझिए। ट्रिक है कि कंपन सी से इसकी भी स्पेलिंग शुरू हो रही है, और सी से इसकी भी स्पेलिंग शुरू हो रही है। तो कंपन और क्रॉस, मतलब कंपनसेटिंग बाइंडिंग किसके प्रभाव को कम करेगा, क्रॉस मैग्नेटाइज। तो इसको हमने डिटेल में बताया। देखिए क्रॉस मैग्नेटाइज, अब कंपनसेटिंग बाइंडिंग को हम स्थापित कहाँ पे करते हैं, तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग जो होता है वह आपके पोल सूज में स्थापित होता है। पोल सूज में कंपनसेटिंग बाइंडिंग को हम स्थापित करते हैं। अब पोल सूज में कंपनसेटिंग बाइंडिंग को स्थापित करते, देखिए जो आपका ये आर्क है, पोल का आर्क, पोल का जो आर्क है आपका, यह आर्क इसीलिए ज्यादा बनाया जाता है। इसकी देख रहे हैं चौड़ाई आप ज्यादा हो गई है, इसकी विड्थ को हम ज्यादा करते हैं। क्यों ज्यादा करते हैं, ताकि जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव है, उस आर्मेचर रिएक्शन को प्रभाव कम कर सके कंपनसेटिंग बाइंडिंग को स्थापित करके। इसलिए पोल को आप ऐसे नहीं बनाते हैं कि सिंपली, एक मिनट बता रहे हैं आपको। देखिए सिंपल इसलिए नहीं बनाते हैं, इस प्रकार से आप नहीं बनाते हैं, इस प्रकार से आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस प्रकार से आप
इस प्रकार से आपको पोल कहीं नहीं दिखाई देगा। इस प्रकार से हमेशा आपको आर्क निकाल दिया जाता है, ताकि जिससे हमारा विड्थ बढ़ जाए और हम कंपनसेटिंग बाइंडिंग को स्थापित कर दें। जिससे कंपनसेटिंग बाइंडिंग आपकी स्थापित हो जाएगी तो हमारा आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव कम हो जाएगा। और दूसरा, कंपनसेटिंग बाइंडिंग की जो करंट होती है और उसके सामने जो आपकी आर्मेचर का कंडक्टर होता है, दोनों की जो धारा की डायरेक्शन होती है एक दूसरे के विपरीत होती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में 7 नंबर क्वेश्चन में आपका है कि बड़े साइज के डीसी जनरेटर का योग किसका बना होता है। देखिए यहाँ मटेरियल से क्वेश्चन है कि बड़े साइज का जो आपका लार्ज साइज का डीसी जनरेटर है उसका योग 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 किसका बना होता है। तो यहाँ पे योग किसका बना होता है। ऑप्शन है, पहला सॉफ्ट आयरन, दूसरा कास्ट आयरन, तीसरा कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील, चौथा आपका है कोई नहीं। तो आपकी क्या होता है, बड़े साइज, इसका ऑप्शन सी सही होगा। बड़े साइज का जो हमारा जनरेटर होता है उसका योग को आप बॉडी भी बोलते हैं, योग को बॉडी भी बोला जाता है, या इसी योग को स्टेटर भी बोला जाता है। तो बड़े साइज का अगर हमारा डीसी जनरेटर होगा तो उसका योग कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील का बनाया जाता है। और जो हमारा कास्ट आयरन होता है, छोटी स्मॉल साइज का जो मशीन होता है, स्मॉल साइज का डीसी जनरेटर है, उसका जो हमें बनाना पड़ता है योग, वह कास्ट आयरन का बनाना पड़ता है। चलिए इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें, डमी कॉइल का प्रयोग किस बाइंडिंग में किया जाता है। वेव बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग, किसी में नहीं। चौथा आपका है ए और बी दोनों में। तो देखिए डमी कॉइल का प्रयोग हम वेव बाइंडिंग के लिए करते हैं। डमी कॉइल का जो हम प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करेंगे, वेव बाइंडिंग के लिए। वेव बाइंडिंग के लिए हम यूज करते हैं डमी कॉइल। और आप बताइए थोड़ा सा हम डमी कॉइल के बारे में थोड़ा सा हम आपको विस्तार से बता दे रहे हैं। देखिए डमी कॉइल का कनेक्शन इलेक्ट्रिकली रूप से नहीं होता है। जो डमी कॉइल को हम डमी कॉइल को आर्मेचर स्लॉट में रखते हैं। और आर्मेचर स्लॉट में इसको क्यों रखते हैं, डमी कॉइल, आखिर डमी का मतलब होता है भद्दा, आप समझ लीजिए, या इसको आप मतलब निगलेक्ट, ऐसा कोई मतलब नहीं होता है डमी। एक सिर्फ कॉइल आर्मेचर को मैकेनिकल बैलेंस प्रदान करने के लिए हम डमी कॉइल रखते हैं। अच्छा, मैकेनिकल बैलेंस मतलब देखिए जैसे आप बाइंडिंग करते हैं तो बाइंडिंग करते समय जब आप वेव बाइंडिंग करते हैं तो एक दो स्लॉट आपका आर्मेचर का, एक दो स्लॉट आपका खाली हो जाता है। खाली का मतलब उसमें बाइंडिंग नहीं होती है। तो फिर हम उसको बैलेंस बनाने के लिए एक अलग से बाइंडिंग रखते हैं। उस जो स्लॉट खाली होता है उस स्लॉट में जब हम अलग से बाइंडिंग रखते हैं और उसी हम बाइंडिंग को कहते हैं डमी कॉइल। डमी कॉइल कहेंगे। और इसका इलेक्ट्रिकली रूप से कनेक्शन नहीं होता है। ये सिर्फ आपकी कॉइल वैसे स्थापित की जाती है। और इसमें क्वेश्चन पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है कि डमी कॉइल का प्रयोग क्यों करते हैं। तो देखिए डमी कॉइल का प्रयोग फर्स्ट आर्मेचर को मैकेनिकल बैलेंस प्रदान करने के लिए डमी कॉइल का प्रयोग करते हैं। और डमी कॉइल सिर्फ हम किस में प्रयोग करेंगे, वेव बाइंडिंग में। जो हमारी लैप बाइंडिंग है, लैप बाइंडिंग में हम कौन सी क्या यूज करते हैं, लैप बाइंडिंग में हम इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा सा हम लैप बाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग के बारे में बता दे रहे हैं। देखिए लैप बाइंडिंग में हम यूज करेंगे इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग करते हैं। तो यह आपके जैसे आर्मेचर है, आर्मेचर में अनबैलेंस जो करंट होती है उसको बैलेंस करने के लिए हम इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में
9 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस जनरेटर का प्रयोग बूस्टर कार्यों के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे पहला आपका है शंट जनरेटर, पहला आपका किस क्या है, शंट जनरेटर, दूसरा है सीरीज जनरेटर, तीसरा है कंपाउंड जनरेटर। देखिए, तो पहला तो आपका नहीं होगा, क्योंकि हम इसका पहला जो आपका है शंट जनरेटर, इसका प्रयोग हम बूस्टर कार्यों के लिए नहीं करते हैं। क्यों नहीं? इसका प्रयोग बूस्टर का मतलब होता है कि हम आपके वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करना, बूस्ट का मतलब बढ़ाना होता है। तो बूस्टर कार्यों का मतलब होता है कि या आपकी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर सीरीज जनरेटर का प्रयोग हम करते हैं बूस्टर कार्यों के लिए, बूस्टर कार्यों के लिए सीरीज जनरेटर का प्रयोग करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि यह राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक रखता है। राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक रखता है। राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि लोड के साथ इसका वोल्टेज, इस प्रकार के सीरीज जनरेटर का वोल्टेज बढ़ जाता है। और इस जो शंट जनरेटर है इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? बैटरी चार्जिंग और घरों में सप्लाई के लिए किया जाता है। कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग, ये कंपाउंड जनरेटर देखिए, ये तो कंपाउंड जनरेटर का बहुत सारा टाइप होता है, जैसे आपका डिफरेंशियल कंपाउंड, कम्यूटेटिव कंपाउंड, अंडर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड, ठीक, फ्लैट कंपाउंड, तो इनका अलग अलग प्रयोग है। तो अलग अलग प्रयोग है, हमने आपको पढ़ाया है, हमारा एक लेक्चर है जिसमें सिर्फ कंपाउंड जनरेटर के बारे में टोटल डिटेल बताई गई है। तो प्ले लिस्ट से जाके आप उसको देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी। कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? अलग अलग आपका बात, जैसे ओवर कंपाउंड है तो उसका यूज अलग होगा, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करते हैं। आपके कम्यूटेटिव का अलग होगा, डिफरेंशियल का आपका जैसे बहुत फेमस है आर्क वेल्डिंग के लिए करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर में है कि ओवर कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग, ओवर कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा होता है। तो देखिए, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है कि जीरो होता है कि हाई होता है, इसमें आपको बताना है। तो ओवर कंपाउंड जनरेटर का जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन होता है वह हमेशा देखिए पॉजिटिव नहीं होता है, आपका जीरो भी नहीं होता है, हाई भी नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन सही कौन सा होगा? बी, निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है? देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला है वी ओ माइनस वी एफ अपान वी एफ इंटू 100। इसका मतलब क्या है? वीओ का मतलब नो लोड का वोल्टेज, वीएफ का मतलब फुल लोड का वोल्टेज, और ये आपका वीएफ है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव क्यों आ रहा है? जैसे इसका क्या होता है कि जो ओवर कंपाउंड जनरेटर होता है, इसका हमने ग्राफ भी एक बताया है। ओवर कंपाउंड जनरेटर का जो होता है वोल्टेज, ओवर कंपाउंड का वोल्टेज लोड बढ़ाने के साथ बढ़ जाता है। अर्थात जैसे सपोज दैट वी ओ बराबर नो लोड में मान लो 200 वोल्ट मिल रहा है, और अगर हम इसको फुल लोड पे यूज करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 250 वोल्ट। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, नो लोड का वोल्टेज कम है और फुल लोड का वोल्टेज ज्यादा है, इसलिए वी ओ माइनस वी एफ आप करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्या पॉजिटिव आएगी? इसकी वैल्यू -50 आ जाएगी, -50। अर्थात ओवर कंपाउंड जनरेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो आपको हमेशा क्या मिलेगा? निगेटिव मिलता है। ओवर कंपाउंड जनरेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो निगेटिव मिलता है, ठीक है। तो आप इसी फार्मूले से वोल्टेज रेगुलेशन को निकाल सकते हैं, वीओ माइनस वी एफ इंटू 100, ये आपका परसेंटेज में निकाला गया है। अब इसमें क्या है, कई सारे आपकी जनरेटर, शंट जनरेटर है, इसका वोल्टेज रेगुलेशन सबसे अच्छा होता है। जो सीरीज जनरेटर है इसका वोल्टेज रेगुलेशन सबसे खराब होता है, क्योंकि इसमें आपकी नो लोड और फुल लोड का वोल्टेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपसे पूछा जाए कि आइडियल डीसी जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, तो आइडियल डीसी जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन 0 होता है, जीरो। जीरो अगर है तो वह आपका जनरेटर आइडियल होगा। इसका मतलब क्या आपको मिला, जो सबसे अच्छा जनरेटर वह होगा जिसका रेगुलेशन जितना ही कम होगा। अब आपको आइडियल जनरेटर तो मिलेगा नहीं, आइडियल जनरेटर मिल नहीं पाता है, लेकिन अच्छा से अच्छा जनरेटर अगर आपको बनाना है तो उसका वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम आपको रखना पड़ेगा। चलिए,
तो आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आपको ले आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए। ऐसे आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम सेलेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको लेके आएंगे।